चलिए हम लोग ध्यान दें। पूरे विश्व इतिहास के सफर को पूरा करने के बाद आज हम लोग शुरुआत करेंगे भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास के लिए आप लोग का स्पेशली सिर्फ एक क्लास है एनसीईआरटी में, वो है 12th एनसीईआरटी। अब देखिए आज के क्लास से 12th एनसीईआरटी की शुरुआत होगी। भारत के इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसीलिए 12th एनसीईआरटी में आपको 3 किताब पढ़नी। तो 12th का एनसीईआरटी किताब लोगे तो इसमें 3 बुक खरीदाएगा, तीनों ही भारत से रिलेटेड है। पहला नंबर बुक का हम लोग एक ओवरऑल व्यू देख लें तो ये देखो, सबसे पहला वॉल्यूम है कक्षा 12th के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। इसमें भाग 1 लिखा है, इसी प्रकार से भाग 2, इसी प्रकार से भाग 3 वॉल्यूम खरीदेंगे आप। भाग 1 में जो हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोग समझें सिलेबस के अनुसार से बहुत ही गहराई का डिटेल सिलेबस है। पहला लेसन है ईंट, मनका और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता का। यानी पहला लेसन हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट रूप से हड़प्पा सभ्यता, तो पूरे हड़प्पा डिटेल पढ़ना है। दूसरा लेसन जो आप देख पा रहे हो इसको बढ़िया से समझना होगा। कारण है आपका एनसीईआरटी एक बहुत ही विश्लेषण दिया हुआ है बारहवां क्लास में, चूंकि वो मान के चल रहा है कि बच्चे 12th का, इसकी मानसिक स्थिति 12th लाइक हो, और इसीलिए इसने साफ साफ लिखा है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, एक के में काम खत्म हो गया। वही 600 से 600 तक बंधुत्व, जाति और वर्ग, आरंभिक समाज। फिर वही 600 से 600 तक ये सांस्कृतिक विकास, विचारक, विश्वास और इमारत। ये एंशियन खत्म हो। अभी इस लेसन में कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला कि क्या पढ़ना है, कहाँ क्या है, ये सामान्य जैसा नहीं है, लेकिन अभी हम समझाएंगे तो आपका बंधन में बंध जाएगा। इसके बाद हम लोग देखें जब मध्यकाल में आएंगे तो मध्यकाल मिडाइवल में हम लोग को पढ़ना है यात्रियों के नजरिया। जितना भी आए हैं 10वीं से 17वीं शताब्दी तक पूरे यात्री, उस सब जो लिखेंगे उस नजरिया से हम लोग समझ लेंगे। अगला है भक्ति और सूफी परंपरा, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक धार्मिक विश्वास में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। ये हम लोग का नेक्स्ट नंबर पॉइंट है। अगला नंबर 7वां है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, तो पूरा हम लोग को विजयनगर पढ़ना है। और इसके बाद है किसान, जमींदार और राज्य, 16वीं और 17वीं शताब्दी, कृषक समाज और मुगल साम्राज्य। यानी हम लोग को यहाँ मुगलों पर स्पेशली पढ़ना। तो ये आपका फेज हो गया मिडाइवल का। इसके बाद फेज है मॉडर्न का। मॉडर्न में हम लोग के पास सिर्फ 4 लेसन है, उपनिवेशवाद और देहात, ये पहला लेसन। दूसरा नंबर लेसन है 1857 का आंदोलन और उसका व्याख्या। 1857 बहुत डिटेल पढ़ना, इससे सीधा एक एक लाइन उठा के दे देगा कि किस रियासत के बारे में डलहौजी ने कहा कि यह चेरी एक दिन मेरे मुंह में आके गिरेगा। किसके लिए बोला कि ये चेरी माने ये रियासत एक दिन हम खा ही जाएंगे। तो वो कौन था? अवध, और अंतिम में उसको खा गया कुशासन के आधार। तो जान करके वो सब स्टेटमेंट लाइन दे, और ये सभी लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है। इसके बाद है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, और फिर इसके बाद है संविधान का निर्माण। तो ये आपको बढ़िया से समझना है कि हम लोग इतने लेसन जब पढ़ेंगे तो 12th एनसीईआरटी खत्म हो। 2 तरह का प्रावधान किए हैं। पहला प्रावधान में 12th एनसीईआरटी 0 से जैसे अभी चल रहा है वो आपका अभी चलते रहेगा। इसी क्रम में 2-3 क्लास के बाद मॉडर्न भी शुरू हो जाएगा, और मॉडर्न में आपका तीसरा और चौथा लेसन
बीपीएससी के साथ टाई अप हो जाएगा, क्योंकि इसमें गांधी एक साथ का फेज, तो इसीलिए गांधी उधर शुरू करेंगे। 1857 जान के छाट दिए, कारण है कि उसका 1857 अलग पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा अलग, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा छाट देंगे। गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सब में एक, तो इसीलिए उधर वाले बैच में भी गहराई से पढ़ा के एनसीईआरटी ज्वाइंट कर देंगे। और संविधान का निर्माण ये भी उधर पढ़ाएंगे, पूरा रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कंटिन्यू करके ये पूरे ज्वाइंट हो जाएगा। तो मॉडर्न का 2 मेजर सेक्शन परसों से शुरू हो जाएगा, परसों या तरसों मान के चलो। 1857 उधर खत्म पे है, वो खत्म करके गांधी को सीधे ले आएंगे और दोनों कंबाइन हो जाएगा। तो 2 लेसन मॉडर्न और एंशिएंट साथ साथ कॉमन कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद मेडाइवल और मॉडर्न ये आपका जैसे है फेज चलते रहेगा। मेडाइवल में कंटिन्यू करने में नहीं बनेगा, कारण है सिर्फ मुगल ही अलग है, बाकी सब हम लोग का छोटा छोटा खंड। विजयनगर अब एक छोटा सा खंड है, बीपीएससी को जोड़ भी देंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि उसको समानता, भक्ति, सूफी वो सब उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी से जोड़ देंगे तो डिटेल में ही चला जाएगा। अब हम शुरू करना चाह रहे हैं इतिहास। ध्यान दो, केवल एनसीईआरटी किताब और लाइनिंग उससे कुछ होना नहीं है, उसमें तुम्हारा पकड़ नहीं आएगा, लेसन भी नहीं समझ पाओगे कि एंशिएंट में पढ़ना क्या था। अब एक एक करके हम बात चल रहे हैं, इतिहास में कैसे ठीक होगा इतिहास, उसको समझना है। इतिहास का मतलब है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन जीवन में निरंतरता और परिवर्तन, निरंतरता और परिवर्तन का अध्ययन। बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, अब जीरो से शुरू कर रहे हैं, खूब बढ़िया से हमारे साथ ध्यान दो तो बातें समझ में आए। इतिहास का मतलब है हमें 4 तरह का जीवन समझना। उस 4 तरह के जीवन में आगे ईस्वी बढ़ने से क्या कंटिन्यू है और क्या परिवर्तन है, इसका अध्ययन इतिहास। जैसे आप लोग मान लो कपड़ा पहन रहे हो, तो कपड़ा पहनना सामाजिक जीवन का पार्ट हो। वस्त्र तुम अपने जीवन में पाओगे, पूरी जिंदगी में वस्त्र एक जैसा है कि चेंज भी हुआ, चेंज भी हुआ। बीच में कोरोना का लहर तो नया वो मास्क जुट गए, पहले कहां मास्क था, पहले लोग ऐसे लगाता थे तो लोग डकैत समझता था, वैसे लगाता है तो लोग कहता है हेल्थ के प्रति जागरूक। प्रारूप चेंज हो रहा। कोरोना एक आध बार लहर और आएगा तो तुम देखोगे हर सूट के साथ मास्क फ्री देगा, सेम कलर का मास्क देगा। तो ये बताओ बदलाव है कि नहीं है? उसी तरीके से तुम अपने जीवन में इतना छोटा बदलाव पा रहे हो, तो क्या 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल के इतिहास में क्या वही चीज है कि कंटिन्यू चेंज है? चेंज। यहां तुम देख रहा है महिलाएं साड़ी खरीदने जाएगी जो कहेगी नहीं फैशन ओल्ड हो गया, तुम भले नहीं पहचान पाओगे लेकिन वो पहचान लगे कि 3 साल पहले कई डिजाइन चल रहा, नया डिजाइन में अब चेंजिंग आ रहा। तो उतना तेजी से बदल रहा है, इसके बदलाव को ही पढ़ना इतिहास। वस्त्र के साथ भोजन, आप लोग जो भोजन कर रहे हो वही है कि भोजन में भी बदला है। अभी नया फेज में तुम देख रहे हो मोमोज आ रहा है, तो ये आ रहा है। पहले इस तरह का सिस्टम थोड़ा कम था, जगह जगह तुम देखोगे कि फास्ट फूड सिस्टम बढ़ गया, पिज्जा बढ़ गया। आज से 20 साल पहले बैक गियर लगाओगे तो क्या उतना नजर आते थे? नहीं थे। ये तेजी में इसमें भी बदलाव बहुत ज्यादा है, वही इतिहास है कैसे फेज बदल रहा है। समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, महिला की स्थिति पढ़ना किस तरह का है, ये तमाम चीज। मनोरंजन में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सभी चीज सामाजिक। तुम जब छोटे थे तो गांव में मनोरंजन के लिए क्या था? नुका छिपी था, इधर उधर था, बच्चे बेचारे कूद कूद के खेलते थे, घर बना करके खेलते थे। इस तरह का मनोरंजन के अलग सिस्टम। आज के बच्चे वो सब एकदम दूर है, वो अपना मोबाइलों में वीडियो गेम टिपे हुए हैं। माँ बाप उसका मोबाइल छीन लिया तो घोलटनिया मार रहा है कि हमको बस वही चाहिए, बस उसको टिपे। देख रहा है ना? तो ये बताओ वही है कि भी चेंज है? ये भी चेंज। पहले उसी तरह से अलग रहा होगा, धीरे धीरे बदलते रहा होगा। उस स्टडी को अनुभव करना इतिहास। समाज किस तरह का है,
पिता का क्या प्रधानता है, इस समय जाति कितने हैं, छुआछूत है कि नहीं, इस सब पार्ट हम लोग समाज में पढ़े। अब हमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2024 का सामाजिक जीवन एक एक लाइन सब पर या दो दो लाइन बोलना है तो हड़प्पा समझ में आए। आजकल के लड़के को 24 के एको लाइन पते नहीं है, आजकल जी रहा है वो नहीं बता सकता, चला हड़प्पा पढ़, जो देख रहा है ऊपर तुमको लाइनें नहीं चल रहा है, और हड़प्पा के सामाजिक जीवन पढ़ेगा तुमको क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। अभी के फेज में हम कहें सामाजिक जीवन, खड़ा हो जल्दी से बोलो। वस्त्र पर 2 लाइन बस बोलना है। हाँ, पहले बोल, महिलाएं और पुरुषों का वस्त्र अलग अलग। महिलाएं पुरुष का वस्त्र पहन सकते हैं लेकिन पुरुष महिलाओं का नहीं पहन सकते। ये 24 चल रहा है, 24 सही ना। अरे महिला फुल पैंट शर्ट में मार के आई तक ना ठीक है फैशन में, लेकिन हमारे लड़का कोई सलवार सूट में आ जाता है तो भारी गड़बड़ है। तो ये वस्त्र पर हो गया। चल भोजन में बोल, शाकाहारी भोजन, मांसा 24 का बोलना है कि हम लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, मांसाहारी भोजन करते हैं, फास्ट फूड भी होते हैं, नाश्ता में अलग चलते हैं, समोसा है, डोसा है, जिलेबी, लाट टपके लगा, इसको बोलना है। अब इसी तरीके से महिलाओं की स्थिति पर बोलो। महिलाएं की स्थिति अच्छी है, महिलाएं वे सभी कार्य कर सकते हैं जो पुरुष करते हैं, सभी उच्च पद पर महिलाएं आसीन हो सकते हैं। महिलाएं पढ़ लिख सकते हैं कि नहीं, पढ़ सकते, घर से बाहर निकल सकते हैं कि नहीं, निकल सकते, लड़कों के साथ वाद विवाद कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते। कोई महिला विधवा बन गई है तो विवाह हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, विधवा बनी है तो विवाह हो सकता है। अब इस तरह का जितने कंडीशन है 24 का जो सोच। अब तुम बताओ कोई विधवा महिला है, उनका कोई संतान हो गया तो समाज उसको अच्छा दृष्टि से देखेगा कि खराब। विधवा महिला का संतान हो गया, समाज क्या कहेगा, खराब। अच्छा खराब जिंदगी में कुछ नहीं होता है, लोग क्या कह रहे हैं उस सिस्टम पे ही अब हर चीज का डिफिनेशन। अब बैठ जाइए। इसमें हम लोग देखें एक हमने सीढ़ी बना दिया, ये सीढ़ी बना दिया, यह सीढ़ी गांव का है, यह अनुमंडल का है, ये शहर का है, ये महानगर का, महानगर का। कोई चीज अच्छा खराब नहीं होता, लोगों का विचार कितना है उतना दूर में आप एडजस्ट कर रहे हो तो अच्छा है, नहीं एडजस्ट कर रहे हो खराब है। एक गांव की महिलाओं के लिए नई नई आई है तो लोग आशा क्या करेंगे कि पर्दा प्रथा रहे, उसका माथा पर आंचल रहे, वो रख रही है तो उसको गांव में कहेंगे खानदानी। वो महिलाओं से आशा क्या होगा गांव में, खूब बाजार निकले कि कम निकले, कम निकले, जितने कम निकलेगी उतना अच्छा है। सेम कंडीशन यहां चले आओ तो यहां घूंघट इतना था, यहां खाली इतनो रखा गया, वो भी कभी कभी तो भी ठीक, कभी कभी रखना है कि कोई आ गया है ससुर गेस्ट तब खींच लीजिए, बाकी समय कोई बात नहीं। यहां थोड़ा सा आजादी है, यहां आ गए तब वहां साड़ी ही नहीं है जिसपे आंचल रखेंगे, चेंज हो गया। यहां आ गए तब तो ड्रेस ही ऐसा ऐसा है कि मत कहिए। अब ये बताइए ये खराब है कि अच्छा है, कहां अच्छा खराब, तुम्हारा दिमाग कहां पे है उससे अच्छा खराब होता है। जो लोग यहां रह रहे हैं तो उनका मानसिक खुलापन जितना है उतना में वो एडजस्ट कर रहे हैं तो उनका सबसे सही है। यही आदमी को टांग के यहां लेके चले आए। अब ऐसी 2 महिला यहां गांव में आ जाए और गांव में घूम रहे तो लोग बेचारे का दिमाग इतना है, खूब होगा तो इतना थोड़ा सा पचेगा, एक ही बार इतना आ गया तो इन लोग क्या कहेगा, देखते ही कहेगा घोर कलयुग। वो कहेगा कि धरती ऐसे ही नहीं नष्ट हो रहा। क्या वो सही में धरती नष्ट का कारण है? नहीं, धरती नष्ट का रीजन नहीं है, लेकिन उस बेचारे का पच नहीं रहा तो खराब हो। ये महिला जिसकी बड़ाई इतनी हो रही थी कि हमेशा घूंघट में रहती है, इसको टांग के यहां घुमाए इंग्लैंड में, लंदन में, तो क्या होगा, लोग देख के कहेंगे देखो 12वीं शताब्दी की नारी, देहाती भुच्चड़ शुद्ध है,
एकदम कुछ नहीं सीख पाई। इसका स्थिति देखो, यहां आई तो अलग हो गया, यहां थी तो अलग डिफिनेशन। यही डिफिनेशन के अनुसार से यहां पे सोचना। महिलाएं, अब वही चीज तुमसे हम पूछे कि समाज में किसी विधवा का पति मर गया है, पति मरे हुए 5 साल हो गया, उसके बाद उस विधवा का एक लड़का जन्म हुआ, लोग क्या कहें, अच्छा कि खराब? जल्दी बोलो, अच्छा कहेंगे। गांव में कोई विधवा का बिना विवाह का अगर संतान है, विधवा बनने के 4 साल बाद, लोग अच्छा कहेंगे कि खराब कहेंगे? खराब कहेंगे कि भाई ये तो विधवा है, और बाद देखो संतान चरित्रहीन है, खराब औरत है। अब उसका संतान अगर वो है भी तो वो चाहेगी संपत्ति में हिस्सा हो, तो क्या उसका हिस्सा है? नहीं है, विधवा बनने के बाद उसका संतान। यही चीज का स्टडी करेंगे कि क्या प्राचीन काल में ऐसा था, उस समय की क्या स्थितियां थी। उस समय किसी लड़की का विवाह नहीं है और उसका संतान हो जाए, तो उसको लोग अच्छा कहेंगे कि खराब कहेंगे? अविवाहित महिला का संतान होना अच्छा है कि खराब? खराब। समाज के अनुसार से यहां से लेके यहां तक का एक्सेप्टेंस में खराब। अब उस समय क्या था, ये तमाम चीज हम लोग को समझन में आएगा। तो ऐसे जीवन जिसमें हम लोग स्टडी करें, देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल बनना होगा, किताब उताब की दुनिया से बाहर निकलना होगा, तब इतिहास तुम्हें समझ में आने लगे। इतिहास का मतलब कतई नहीं है कि 2 लाइन लिए बैठ के रट। आपको पढ़ना क्या है, अभी जस्ट हम समझाएंगे, तब सिलेबस पे ले जाएंगे, तो अचानक कहोगे कि जी आप फुल टावर पकड़ा। इस समय आपको अब समाज बोलने का मतलब ही है, उस समय वस्त्र क्या थे, भोजन क्या थे, महिलाओं की स्थिति क्या थी, मनोरंजन कैसे करते थे, जाति क्या थे। मनोरंजन का मतलब अब तुम ही बताओ, जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं तो उस समय मनोरंजन में वीडियो गेम होता होगा? नहीं। वो लोग घोड़ा दौड़ का रेस लगाता होगा, हाँ कि ना? जल्दी बोलो। तो नालायक हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा पालतू पशु नहीं है, तो घोड़दौड़ नहीं करना। कहीं नालायक घोड़ा दौड़ा नहीं लगता है कि जी हाँ हाँ घोड़ा तो होगा, और हड़प्पा का घोड़ा पालतू ही नहीं। तो हर लेसन में तुमको समझना है कहां पे क्या फ्रीक्वेंसी चले। वो फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं धरेगा तो हिस्ट्री नहीं होगा, धर लिया फ्रीक्वेंसी तो हिस्ट्री होगी। और ये चीज को पूरा सामाजिक है। आर्थिक उसी प्रकार से कृषि का हालचाल क्या है, पशुपालन का हालचाल क्या है, व्यापार किस तरह से कर रहे हैं, मुद्रा है कि नहीं है, ये सब बात समझेंगे तो इसको हम लोग आर्थिक कहेंगे। राजनीतिक का मतलब राजा कितना बड़ा क्षेत्र में अपना हिस्सा रखा है, राजा के बाद कौन राजा बन रहा है, इस समय राजत्व का सिद्धांत क्या है। राजत्व का सिद्धांत समझते हो? राजत्व का सिद्धांत का मतलब जो राजा है किस सिद्धांत पे शासन कर, हर राजा अपना अपना सिद्धांत देता है। कोई राजा कहेगा कि हम राजा नहीं, ईश्वर के समझो कि भेजे हुए दूत। राजा अपना सिद्धांत देगा कि हम देवा नाम पिए हैं, देवता के प्रिय राजा। किसी लेसन में धीरे धीरे आएगा कि राजा कहेगा कि हम स्वयं हम ही विष्णु हैं, और अपना खजाना खोलेगा तो कहेगा कि सबसे धन का मालिक कुबेर है, वो भी खोल के दिखा दे इतना है, उससे ज्यादा हम रखे। राजा भी एक से एक पावर लेके चले। ये राजत्व का सिद्धांत देखा नहीं। शिक्षक का सिद्धांत, कई लोग अपना पढ़ा रहे हैं मैथ, तो लिखेंगे मैथ के जादूगर, उनका सिद्धांत है कि हम जादू दिखाते हैं। कई लोग लिखेंगे मैथ के गुरु, कई लोग लिख देगा गुरुओं के गुरु, महागुरु फलना सर से मैथ पढ़। अब उसी में धीरे धीरे कोई टीचर और हाईटेक होंगे तो कहेंगे कि सब लिख दिया, वो नया सिद्धांत दिए, सरस्वती पुत्र फलाने सर से पढ़े। अब वो क्लास में कहेंगे हम साधारण नहीं है, हम डायरेक्ट सरस्वती जी के बेटे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हैं, इसलिए हम जो समझाएंगे तुमको डायरेक्ट समझ में आएगा। ये अपना एक राजत्व का सिद्धांत हो। धीरे धीरे कई व्यक्ति कहेगा कि सरस्वती पुत्र विष्णु भगवान से पढ़े, हम विष्णु जी हैं, डायरेक्ट राजत्व सिद्धांत और अपग्रेड कर लिया। ये सिद्धांत राजा भी बहुत अपग्रेड करेगा। देखो ना आगे मेडाइवल पाएंगे, मुस्लिम धर्म में होगा कि केवल अल्लाह के सामने झुकना है, आदमी के सामने नहीं झुकना। और इसीलिए मुस्लिम राजा के समय कोई भी था तो दरबार में खाली सलाम वालेकुम खड़े खड़े मारता था, झुकना नहीं है।
भगवान के सामने सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना। आगे पढ़ोगे वो राजा आएगा, वो अपना राजत्व सिद्धांत देगा, जिले इलाही, जिले इलाही नबायते खुदाई, वो अपना मारेगा अलग राजत्व, कहेगा राजा कौन है? अल्लाह का छाया। वो कहेगा हम कौन है जी? अल्लाह के छाया है, परछाई है। तो जब अल्लाह के सामने झुकेगा तो परछाई के सामने नहीं, 3 बार झुक के मारो, 4 बार सलाम, और तब खड़ा हो, क्योंकि हम जिले इलाही है, नबायते खुदाई। अब वो नया थ्योरी मार दिया तो झुकना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे इस फ्रीक्वेंसी को समझना है। तो राजनीतिक किसके समय क्या सिस्टम चलेगा, सेना क्या चलेगा, कैसे वो रख रहा है। और सांस्कृतिक में यही धर्म कौन कैसा कर रहा है, सांस्कृतिक पार्ट में ही होगा कैसा इमारत भवन कैसा बन रहा है। इस सभी पार्ट में कैसा दर्शन, किस लिए तुम पूजा कर रहे हो। तुम में से जितने भी बच्चे पूजा करते हो, क्या भक्ति है तुम्हारे अंदर? जल्दी बोलो। है, भक्ति अलग चीज है, पूजा अलग चीज है। भक्ति का मतलब तुम जिसकी पूजा कर रहे हो उसको समझ रहे हो कि भगवान है वो। और जिस समय तुम्हारे अंदर भक्ति आएगा उस समय शर्म गायब हो जाएगा। अभी तुम कहीं मंदिर में बहुत भीड़ है और तुम भगवान के पास गए हो तो तुम्हारे अंदर कहां भक्ति है? तुम दंडवत सूत के प्रणाम कर रहे हो तो तुमको शर्म लगेगा कि बाकी लोग क्या कहेगा कि सूत सात के घोलट रहा है। तो इसीलिए एकदम आहिस्ते से खाली ऐसे मारा बस हो गया कि ना बाकी लोग नहीं देख, हल्का ऐसे मारा बस हो गया, हल्का हाथ जोड़ा हो गया, सूत नहीं रहा है, क्यों? लोग क्या कहेगा। तो मतलब तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है। तुम भगवान के पास आए हो जो तुम्हें बनाए हैं, वहां तुमको शर्म किस बात का? जब वो सचमुच के भगवान है, तुम सोच लोगे अंदर से तो बाकी लोग का तुम सोचोगे कि लोग क्या कह रहा है। नहीं, तुम देखोगे कुछ लोग के अंदर भक्ति है, कुछ है तो एकदम घोलटनिया मार दिया, कुछ है बाकी क्या कहेगा नहीं मतलब है। भगवान के पास हम आए तो समझना वो भक्ति में आया। तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं, डिमांड में तुम अभी जा रहा है। पूजा किस लोक के लिए कर रहा है, अलौकिक है कि परलौकिक है? पूजा के भी बहुत तरह का सिस्टम। तुम्हारा जो अभी पूजा है सब अलौकिक, इस लोक के लिए भगवान ही दे दिया। भगवान, अरे जब तू भगवान ही है तो वो नहीं जान रहा है किसको क्या चाहिए, और जान ही नहीं रहा है तो भगवान किस बात? और जब सब जान ही रहा है तो तुम मांगना किस बात का? तुम भक्ति आएगा तो सिर्फ कहोगे कि प्रभु आप सब जानते हैं और बाकी आप जो अच्छा समझे। ये हुआ भक्ति। अब तुम बैठ के परीक्षा पास करा दीजिए, हमारा नौकरी लगा दीजिए, भगवान हमारा ये चीज कर दीजिए, भगवान हमारा वो चीज कर दीजिए। ये भक्ति नहीं है, ये पूजा नहीं है, ये तो एक डिमांड है। तुम लोग ज्यादातर लोग के अभी डिमांडे सप्लाई वाला कि ई दे दीजिएगा तो ई चढ़ा देंगे। ऐसा कहता है, लगता है मानो उनके यहाँ घट रहा है कि नहीं चढ़ाएंगे तो आप भूखले मरिएगा, नहीं तो दे दीजिए तो इन्हें से 5 किलो नारियल और लड्डू चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा तो आप ऐसे ही रह जाइए। तो ये देखिए, यही पार्ट जो देख रहे हो इसको सांस्कृतिक कहते हैं। और जिस समय जो फेज पढ़ रहे हैं उस समय तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ उसी पे होना चाहिए। अब बात थोड़ा सा और समझाएं, ध्यान दीजिए, बहुत ही बढ़िया समझ रहे हो। 2 मिनट और समझेगा तब तुम इस लेसन को एनसीईआरटी के अनुसार ढलो। क्योंकि तुमको हिस्ट्री में अब यहां से आनंद आने लगेगा, लगने लगेगा कि फेज अब बहुत बढ़िया हो गया हमारा। अब इस फेज की विशेषता समझो। जब हम प्राचीन भारत की पढ़ाई करेंगे तो प्राचीन भारत में पहला लेसन है हमारा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद है ऋग वैदिक, ऋग वैदिक के बाद है उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक के बाद है महाजनपद, महाजनपद के बाद है हमारा मौर्य, मौर्य के बाद है मौर्योत्तर, मौर्योत्तर के बाद है गुप्त, और गुप्त के बाद है गुप्तोत्तर। समझना है, हर बच्चे को हमारे साथ समझना है पहले बढ़िया से। हड़प्पा, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद। हड़प्पा, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद। मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। हड़प्पा, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। ये लाइन क्लियर है? हड़प्पा सभ्यता ये भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। इससे पहले इंडिया में कुछ नहीं। वर्ल्ड के सबसे पुराने सभ्यता के पैरेलल आपने विश्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ा, उसके साथ इसका बिजनेस है।
तो उस समय के जैसे मेसोपोटामिया था तो इंडिया में हड़प्पा था, और इसीलिए सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। और बहुत आश्चर्य होगा, ये नगरीय सभ्यता है, शुरुआत में ही टाउन है, नगर है। इसका पतन हो गया तो ऋग्वैदिक एक गांव हो गया, उसके बाद उत्तर वैदिक गांव है। ये हमारा लगभग 1500 ईस्वी पूर्व है, और ये हमारा लगभग 1000 ईस्वी पूर्व। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक घटना है। 600 ईस्वी पूर्व में पहली बार इंडिया में खेती में लोहा का प्रयोग शुरू है। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है 600 ईस्वी पूर्व। 600 ईस्वी पूर्व में पहली बार भारत में लोहा का प्रयोग खेती में, पहली बार लोहा उत्तर वैदिक में आया है, ऋग वैदिक में लोहा नहीं है, हड़प्पा में लोहा नहीं। इसीलिए तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा के लोग क्या नहीं करते हैं। अब चॉइस ए दे देगा कि लोहा के कुदार से पेड़ों की कटाई, लोहा है ही नहीं, इस समय भी लोहा नहीं। इस समय लोहा है, लेकिन वह लोहा युद्ध के लिए, खेती में नहीं है। खेती में पहली बार लोहा 600 ईस्वी पूर्व में, और इसी के कारण खेती में लोहा आने से उत्पादन बढ़ गया, और जब उत्पादन बढ़ गया तो इसके कारण फिर द्वितीय नगरीकरण का जन्म हुआ, क्योंकि पहला नगर हड़प्पा है। तो ये महाजनपद पीरियड 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में द्वितीय नगरीकरण है। पहला नगर कौन है? हड़प्पा, ये दोनों गांव। और यहां आते आते 647 ईस्वी हर्षवर्धन की मृत्यु, ये 6ठी सदी 7वीं सदी लास्ट करेगा। अब आपके सिलेबस में क्या है, अब सुनेगा तो समझ में आएगा, नहीं तो सिलेबस से कई लड़का को समझ में नहीं आता कि करना क्या है। आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में हड़प्पा सभ्यता पूरा पढ़ना है, तो हम लोग पहला लेसन तो पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक गायब है, कुछ नहीं पढ़ना है। तो ना हम लोग ऋग्वैदिक का नाम लेंगे ना उत्तर वैदिक का नाम लेंगे, वो 2 लेसन गायब हो गए, नहीं पढ़ना। अब एनसीईआरटी क्या किया है, कहता है 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से महाजनपद 6ठी सदी तक, 600 ईस्वी तक महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, इतने फेज में 1200 साल में, 600 ईस्वी पूर्व से जीरो आने में 600 साल और आगे 600 साल, माने 1200 साल में कैसा इन लोगों का सामाजिक जीवन था, कैसा इन लोगों का आर्थिक जीवन था, कैसा इन लोगों का राजनीतिक जीवन था, कैसा इन लोग का सांस्कृतिक जीवन था, एक ही बार में पूरा पढ़ना है। अब बताओ लेसन क्या है, समझ में आ रहा है? लेसन है महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, इतने पूरे फेज का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मतलब इतने नेचर को समझना। यानी हम लोग मान लेते हैं कि अब इस समय का, हम मान लो महाजनपद के ठीक पहले की बात करें, उत्तर वैदिक काल में महाभारत किताब की बात होती। महाभारत किताब को एक पीरियड में नहीं है, इस पूरे पीरियड में। अब इस समय महिलाओं की क्या स्थिति है, कहां क्या कंडीशन है, इसके लिए अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जब सामाजिक बात आएगी तो हम लोग महाभारत को पढ़ेंगे। किताब समाज का दर्पण होता है। उस समय के जो समाज में है, अखबार में आप पढ़ोगे तो वही नजर आए, लोग क्या क्या कर रहे हैं। एगो न्यूज़पेपर उलट लो, पढ़ लो, तो समाज का आईना हो कि लोग क्या क्या करते हैं। भविष्य में कभी भी अखबार हमारा एक अवशेष में मिल जाए तो लोग उसको रीडिंग करके समझ लेगा कि 2024 के मानव चोरी करता था, एफआईआर होता था, जेल जाता था, जज फैसले सुनाते थे, न्यायालय था। वो पूरे पढ़ लेगा तो हम लोग को सब चीज समझ लेगा कि हम लोग का लक्षण क्या क्या था। सेम वही कंडीशन हम लोग उस समय का किताब सुनेंगे, और इस किताब की कहानी को खाली बढ़िया से सुनाएंगे कि ठीक से सुन, और सुनने के बाद तब तुमको कहेंगे कि क्या हालचाल भोजन का था, क्या हालचाल महिला का था, क्या महिलाएं विधवा है, क्या बहुपति विवाह है, क्या बहुपत्निक विवाह है। अब तुमको कहेंगे कि पांचाली, द्रौपदी 5 भाई से विवाह कर ली, तो उसके पति कितने हैं? 5। तो क्या एक महिला एक से अधिक पति रख सकती थी?
जब तक समाज में एक्सेप्टेंस नहीं होगा कोई कैसे विवाह करे? समाज उसको अच्छा देखता होगा तो विवाह हो गया। यानी उस समय के समाज में खाली बहु पत्नी विवाह ही नहीं, बहुपति विवाह भी थे। महिलाएं भी एक से ज्यादा पति रख सकते थे। और क्या उस समय पुरुष एक से ज्यादा पत्नी रख सकते थे? उसकी चर्चा भी चले। विधवा होने के बाद क्या हाल है? पढ़ लिख सकती थी कि नहीं? पति सेवा करती थी कि नहीं? अब सारा कहानी तुमको सुनना है, खूब इंटरेस्ट लगेगा कहानी सुनने में। आप तब ही वाला क्वेश्चन निकालेंगे और फिर उस कहानी से तुमको क्वेश्चन बताना है कि हाँ क्या था क्या नहीं था, आंसर करना। अब इसके बाद सिलेबस का दर्शन कराएं। अब लगेगा कि सर सिलेबस समझ में आ गया। सुनेगा अब ध्यान से, नहीं तो पहले तो रीडिंग मारे तो लगा कि पता न काका पढ़ना है। अब सारे बच्चे हमारे साथ देखेगा। पहला लेसन है हड़प्पा सभ्यता, तो ये तो कंप्लीट अलग है, हम लोग पढ़ेंगे। यहां से अब समझो दूसरा 600 ईस्वी पूर्व, मतलब महाजनपद पीरियड, लोहा का कृषि में प्रयोग से 600 तक, गुप्तोत्तर तक, इस समय का कैसा किसान था, राजा था, नगर था, क्या अर्थव्यवस्थाएं थी, ये सब पढ़ना है। तो बोलो पहला लेसन नहीं क्लियर है? इस समय की अर्थव्यवस्था, खेती था, पशुपालन था, पूरे इतना फेज का पढ़ना है। इतना ही फेज का जाति क्या थे, वर्ग क्या थे, भाई के लोग क्या क्या था, ये पूरे सिस्टम सामाजिक जीवन का पढ़ना, महिला वगैरह सब इसमें पढ़े। इतना ही फेज का पूरा सांस्कृतिक जीवन पढ़ेंगे। किसका किसमें विश्वास था, भूत मानते थे कि नहीं, प्रेत मानते थे कि नहीं। अब तुम बगल के दोस्त से पूछ रहा है कि क्या यार तू भूत मानता है, तू कह रहा है नहीं, लेकिन तुम चेक किया तो बाह में बड़का ताबीज पान ले, हो गया, वो मानता है। नहीं मानेगा तो इतना को इधर और काला धागा गलवा में काहे के लिए रहेगा? भाग्य मानता है कि नहीं, तो नहीं, मालूम चला 3 अंगूठी मारे हो, पक्का मानता है। नहीं मानता है तो इस सूरज और बुध के सीधा करने में क्यों लगता? ये सब सारे चीज तुमको देख के पता चल जाएगा कि हाँ उनके विश्वास किसमें है, उनके विचार किसमें है, इस समय इमारत किस तरह से बन रहा है। ये देखो सभी अब तुमको क्लियर हो गया। 600 ईस्वी पूर्व का मतलब महाजनपद, और ये हो गया गुप्तोत्तर। यहां तक का समाज, आर्थिक, सांस्कृतिक, यही राजनीतिक, यही जीवन पढ़ना है। तो पहले ये बताओ सिलेबस क्लियर हुआ कि नहीं सब? अब यहां से शुरुआत कल से करेंगे हड़प्पा। तो कल से हड़प्पा खूब आराम से 0 लेवल से चलेंगे, धीरे धीरे आपके फेज निकलते चले जाएंगे, आराम से खूब क्लियर होगा। एक भी दिन नहीं लगेगा कि इससे भारी लगा, काफी इंटरेस्टेड बनाएंगे और खूब मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए आज का क्लास आपका यहीं तक। फुल टावर धरेगा, घबराना नहीं है, हम है ना।